सभी लोगों को भैया नमस्कार, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल की कल ये भी डिटेल में डिस्कस हुआ था कि नॉन फाइनाइट्स कौन कौन सी होती हैं। तो नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हों, या जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से बंधी होती हों, ऐसी वर्ब को फाइनाइट कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के प्रभाव से अलग होती हैं, यानी जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। और कल हम लोगों ने नॉन फाइनाइट्स के काइंड्स की चर्चा किया था, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनिटिव। तो आज पार्टिसिपल की पहचान बता दी गई थी। जनरली आमतौर पर वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ा हो और जो काम एडजेक्टिव का करता हो वही पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल के काइंड्स की अगर बात की जाए तो थोड़ा एक नज़र आप लोग बोर्ड पर डालें। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या वर्ब के आखिर में ये आइडेंटिटी है पास्ट पार्टिसिपल की। अगर वर्ब के आखिर में आपको टी मिले, ईटी मिले, या टी हो, या एन हो, या फिर ई एन हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। किसी भी वर्ब के अंत में ई, ईटी, टी, एन या ई एन अगर जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये बनाया जाता है हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत पहले अगर हैविंग जुड़ जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। अब पार्टिसिपल के यूज की चर्चा की जाए, जैसा कि पार्टिसिपल आप लोग जानते ही हैं कि वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये वर्ब होकर, हाँ जी, हाँ बोलिए। नीलम अपना फोन जो है म्यूट कर लो बढ़िया। तो पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव, यानी वर्ब हो करके भी जो फोर्स एडजेक्टिव का रखे तो वही पार्टिसिपल होता है। तो एडजेक्टिव के चैप्टर में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव 2 तरह से प्रयोग होता है, एक तो एट्रीब्यूटिवली और दूसरा क्या, प्रेडिकेटिवली। लेकिन पार्टिसिपल एक और तरह से प्रयोग में आता है जिसको एब्सोल्यूटली, जिसकी चर्चा अभी बाद में कर लेते हैं। पार्टिसिपल का एट्रीब्यूटिव यूज जब भी नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और जब एक प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बने कोई एडजेक्टिव तो वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। जरा एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए कि रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो स्टोन क्या है? नाउन है, और नाउन में जुड़ा हुआ है आपका रोलिंग, यानी लुढ़कता हुआ पत्थर। लुढ़कते हुए पत्थर पर कोई काई नहीं जमती है। तो रोलिंग यह है तो वर्ब, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन स्टोन को मॉडिफाई कर रहा है। तो रोलिंग का प्रयोग कैसे हुआ? एट्रीब्यूटिव
क्योंकि नाउन के तुरंत पहले आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आए या पार्टिसिपल आए तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। और दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि his title coat needs mending। उसके फटे हुए कोट को मरम्मत की ज़रूरत है। कोट है नाउन और नाउन के तुरंत पहले आपको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। यूज कैसा है तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव है क्योंकि नाउन के तुरंत पहले आया हुआ है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से एट्रीब्यूटिव यूज में आ सकता है। अब ज़रा देखा जाए कि इसका प्रेडिकेटिव यूज कैसे होता है। इसको मिटा दे रहे हैं। जब कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनता है तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। हम ये एग्जांपल लें कि यू लुक वरीड। यू लुक वरीड ये वर्ब है और वर्ब से लेकर के जो कुछ भी बचता है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो ये वरीड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। लेकिन ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है इसलिए इसका प्रेडिकेटिव यूज सीधी सी बात कि जब भी पार्टिसिपल नाउन के तुरंत पहले आए तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा और जब एडजेक्टिव की तरह से पार्टिसिपल प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बने तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। अब दूसरा एक और भी ले लें। ही केप्ट मी वेटिंग। ही केप्ट मी वेटिंग। उसने मुझसे इंतजार करवाया। केप्ट मी वेटिंग ये प्रेडिकेट पार्ट है और प्रेडिकेट पार्ट में वेटिंग आया है तो ये पार्टिसिपल प्रेडिकेटिव यूज में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो मिटा दें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आज पार्टिसिपल समाप्त करेंगे। आप नेटवर्क सही चल रहा है? अब एब्सोल्यूट यूज कैसे होता है इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। पार्टिसिपल का तीसरा प्रयोग होता है एब्सोल्यूट यूज। थोड़ा सा एब्सोल्यूट शब्द की चर्चा की जाए और जब तक एब्सोल्यूट नहीं समझेंगे तब तक प्रेडिकेट का या पार्टिसिपल का एब्सोल्यूट यूज समझ में नहीं आएगा। कोई बता सकता है आप लोगों में से कि एब्सोल्यूट क्या होता है? वैसे तो हिंदी में इसको पूर्ण कहते हैं, विच इज परफेक्ट। आप ये कहना चाहते? नो, एक्चुअली एब्सोल्यूट विच इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन, जिसका जो है संबंध किसी से ना हो। अब थोड़ा सा आपने ये कह ही दिया सौरभ जी, तो दुनिया में एब्सोल्यूट मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। थोड़ा दर्शन की ओर चलते हैं। जिसको हम गॉड कहते हैं वही एक एब्सोल्यूट है। जैसे कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत। तो उसको दर्शन में ये कहा गया है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स। Whatever we see in this physical and visible world, that is in
रिलेटिव पोजीशन। कोई भी चीज़ दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। अगर आप ये कहें कि रोशनी है, तो कोई ऑब्जेक्ट ये कह सकता है कि एब्सोल्यूट लाइट नहीं है। लाइट हमेशा कंपैरेटिव है। आप ये कह सकते हैं कि रोशनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ नहीं, वहाँ पर अंधेरा भी है, माना कि लाइट के कंपैरिजन में अंधेरे की मात्रा कम है या डिग्री कम है। अगर कोई ये कहता है कि अंधेरा है, तो ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, वहाँ पर रोशनी भी है, प्रकाश भी है, माना कि अंधेरे की तुलना में रोशनी की डिग्री कम है। तो दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ एब्सोल्यूट हो सकती है जिसको हम गॉड कहते हैं। वैसे तो किसी ने देखा नहीं, हाँ ये अनुभूत की चीज़ हो सकती है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर एब्सोल्यूट कोई चीज़ है तो ईश्वर के अलावा और कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। दुनिया में जिसको आप लोग विद्वान कहते हैं वो पूर्ण विद्वान नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, उसका नॉलेज जो है कंपैरेटिव है। तो जो भी चीज़ एब्सोल्यूट होगी वो अपने आप में फ्री होगी, इंडिपेंडेंट। इसीलिए अगर हम ईश्वर को एब्सोल्यूट मानते हैं तो ईश्वर वो रिलेटिव नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र है। तो अब इसका संबंध जो है लैंग्वेज में कैसे है, जरा इसकी चर्चा करके देखा जाए थोड़ा सा। अगर सेंटेंस हम ये लें सौरभ जी कि राम रीड्स और आई प्ले, इसमें जो डूअर हैं, सब्जेक्ट हैं, क्या ये एब्सोल्यूट हैं? बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि राम किससे बंधा हुआ है? अपने वर्ब से, क्योंकि राम अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ऐसे आई अगर प्लूरल है तो आई अपने वर्ब से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या है? प्लूरल है। हम ये कह सकते हैं ये दोनों वर्ब एब्सोल्यूट नहीं, या ये एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? कि जब भी वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा होगा तो वो रिलेटिव होगा। अभी मैंने बताया था कल शायद कि या टेंस की चर्चा में कि जब भी वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती है, और अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट से गवर्न होती है तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वर्ब से जुड़ा हुआ है या उसके रिलेटिव है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कैसे बनाएं। तो एक फार्मूला है मेरा, और किसी भी स्थिति में वो फेल नहीं हो सकता है। ये घमंड नहीं करता, एक आत्मविश्वास से कहता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना है तो नाउन, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन के बाद आपको जो है तुरंत पार्टिसिपल मिल जाए, तुरंत पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी कौन सा? या तो प्रेजेंट या फिर परफेक्ट। तो ये समझ जाइएगा कि ये सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? एब्सोल्यूट बन जाएगा। फिर से जरा एक बात दोहराते हैं इसको। सेंटेंस अगर हम लें कि कमल प्लेज और सी स्लीप्स, दे रीड, इन दोनों में सब्जेक्ट क्या एब्सोल्यूट है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है अपने वर्ब से जुड़ा है, और ये वर्ब किससे जुड़ी हुई है? सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि ये सब फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब किससे गवर्न होती हैं? अपने सब्जेक्ट से। तो जो भी फाइनाइट वर्ब होगी वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, या उसका सब्जेक्ट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो जब भी किसी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद अगर कोई फाइनाइट वर्ब आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि वो सब्जेक्ट एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए किसी सब्जेक्ट के बाद अगर पार्टिसिपल आ जाए, यानी कि फाइनाइट वर्ब न आए,
पार्टिसिपल में भी कौन सा प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, तो समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वो एब्सोल्यूट है। यानी सब्जेक्ट को हम फाइनाइट वर्ब से जब मुक्त कर देते हैं तो वो सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि वर्ब से गवर्न नहीं होता है। और किसी भी वर्ब को, सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने के लिए, एब्सोल्यूट करने के लिए हम उसके तुरंत बाद पार्टिसिपल लगाते हैं। और पार्टिसिपल में भी या तो प्रेजेंट या फिर परफेक्ट। अगर कोई किसी को डाउट हो तो वो बताए। अब जरा इसका यूज़ कैसे किया जाए, मैं आगे बढ़ूं। हेलो, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। तो सौरभ जी, बात समझ में आ गई? आ गई ना? चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, बोलिए। अब इसका यूज कैसे करते हैं? पार्टिसिपल एब्सोल्यूट इज यूज, एब्सोल्यूट नॉमिनेट या नॉमिनेट एब्सोल्यूट। और नॉमिनेट जानते हैं आप, सब्जेक्ट को कहते हैं, जिसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी आप कह सकते हैं। एब्सोल्यूट इज यूज when the subject of when the subjects of sentence are not common। हालांकि ये थोड़ा सा बाद में बताना था, लेकिन अब इसको चूंकि क्लियर ही कर देना है। when the subjects are not common and when verbs have causal relation, इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का या एब्सोल्यूट नॉमिनेट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्यों के सब्जेक्ट जो है वो कॉमन ना हो, यानी एक ना हो, और वर्ब में एक ऐसा संबंध हो, काजल रिलेशन हो। काजल रिलेशन मीन्स व्हेन वन एक्शन बिकम्स द काज ऑफ अनदर एक्शन। जब एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया के होने का कारण बनती हो तो वहाँ पर वर्ब में क्या होता है? काजल रिलेशन। मैं इसको मिटा करके फिर से सेंटेंस लेकर के इसको एक्सप्लिसिट कर लिया जाए। द सन रोज ऑन दिस वर्ल्ड। सन रोज फॉर दिस वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट जो है अलग अलग है। दूसरा, अगर हम सेट लें, द वेदर वाज फाइन, weather was fine, we resumed our journey, we resumed our journey। इस दूसरे सेट को देखा जाए, अगर इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इन दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, एक में मिलाना है, दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई आवाज आए? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों लगाएंगे? यही तो जो है सवाल है। ये भी गलत है। अब जरा मुझे सुनिए। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अलग है कि नहीं? कॉमन नहीं है। पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सन है, और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फादर। अब जरा ये देखना है
कि क्या वर्क में कैसा संबंध है, साइमल्टेनियस रिलेशन है या फिर काजल रिलेशन है। तो निश्चित रूप से ये पता चल रहा है कि काजल रिलेशन है। और जब ये दोनों शर्तें पूरी हों, यानी वाक्यों की सब्जेक्ट अलग अलग हों जो हैं, और दूसरी स्थिति में देखा जाए तो वर्क में काजल रिलेशन है, यानी सूरज का उगना कोहरे के छटने का कारण बना, तो वर्क में काजल रिलेशन है, सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं, तो एक सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट बनाएंगे, यानी उस सब्जेक्ट की बात कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी। अब देखिए कैसे, द सम, और किसी भी सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं या फिर बोलिए परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब चुनाव ये करना है कि प्रेजेंट लगेगा या फिर परफेक्ट लगेगा, तो निश्चित रूप से परफेक्ट लगेगा क्योंकि सूरज के उगने का काम पूरा हो चुका है। तो द सन हैविंग राइजन, दूसरा सेंटेंस जो करते हुए लिख लें, पाक डिस्पर्स्ड। द सन हैविंग राइजन पाक डिस्पर्स्ड, कोई दिक्कत? जरा दूसरे सेट को देखा जाए, द वेदर वाज फाइन, मौसम खुशगवार था, अच्छा था। वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी, हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। सेंटेंस देखा जाए तो पहले सेंटेंस में वेदर है सब्जेक्ट, और दूसरे में क्या है, वी। सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के अलग अलग हैं। अब ये देखना है कि वर्क में कैसा रिलेशन है, तो निश्चित रूप से साइमल्टेनियस हैं। साइमल्टेनियस मैं बता चुका हूँ कि जब एक क्रिया जैसे ही समाप्त हो कि दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, यानी साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पर हो। जैसे ही मौसम अच्छा नहीं हुआ कि हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, द वेदर, एक को एब्सोल्यूट बनाए, द वेदर। अब क्या लगाएंगे, प्रेजेंट या परफेक्ट, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट लगाएंगे। और वाज की जो रूट फॉर्म है, क्या वाज के रूट फॉर्म भी है, तो वेदर बीइंग फाइन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। द वेदर बीइंग फाइन वी resumed our journey. We resumed our journey. मैं समझता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अभी एक बार फिर जो है इसको रिपीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं, पार्टिसिपल की हम लोगों ने जान पहचान कर ली, पार्टिसिपल की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, पार्टिसिपल होते कितने तरह के हैं और पार्टिसिपल का यूज़ क्या होता है। तो पार्टिसिपल तीन ही तरीके से इस्तेमाल होगा किसी भी वाक्य में, या तो एट्रीब्यूटिव यानी वर्ब के तुरंत पहले आएगा, और जब ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा, या फिर किसी भी वाक्य में एब्सोल्यूटली आएगा। तो जब भी ये एट्रीब्यूटिव होगा तो तुरंत वर्ब के नाउन के तुरंत पहले है, और जब ये प्रेडिकेटिव होगा तो प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनेगा, और जब ये एब्सोल्यूट यूज होगा तो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। अब यूज पार्टिसिपल का यूज क्या होता है, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि पार्टिसिपल इज यूज्ड, कोई भी पार्टिसिपल हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर परफेक्ट हो, पार्टिसिपल इज यूज्ड ओनली इन combination of two or more sentences
2 or more sentences to frame सेंटेंसेस का मतलब सिंपल समझिएगा। और सिंपल क्या होता है? जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती हो, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हाँ, कुछ लोग जो लेट में जुड़े हैं तो वो न सोचेंगे कि पीछे का दोहराया नहीं जाएगा। मैंने कहा कि कई बार जो है लैंग्वेज आपकी हो जाएगी। तो पार्टिसिपल का प्रयोग केवल और केवल 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके टू फ्रेम वन सिंपल सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है पार्टिसिपल के प्रयोग से? फिर से सुने, क्या पार्टिसिपल के प्रयोग से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है? असंभव। पार्टिसिपल के प्रयोग से 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके केवल और केवल सिंपल सेंटेंस ही बन सकता है। जिसने भी कहा है यस सर, मैं उनसे चाहूँगा कि सुधार कर लें। और ये कि पार्टिसिपल इज यूज्ड ओनली इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple sentences to frame one simple sentence। पार्टिसिपल के प्रयोग से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस ही बनाया जा सकता है। पार्टिसिपल के प्रयोग से कभी भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता, असंभव है। लेकिन कैसे? तो पहला जो है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट बोर्ड पर जो लिख रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अच्छी बात है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे? पहली बार when subjects are common, when subjects are common, यानी जिन वाक्यों को जोड़ना है उसके सब्जेक्ट कब कैसे हो? कॉमन हो, यानी एक ही हो। दूसरी चीज, when verbs have simultaneous relation, when verbs have simultaneous relation, और क्रिया में कैसा संबंध हो? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये भी मैंने बताया कि हैपनिंग ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। जैसे अगर मैं कहूँ कि पिकिंग अप पेन आई स्टार्टेड राइटिंग, पेन उठाकर मैंने लिखना शुरू किया, तो पेन उठाने में और लिखना शुरू करने में साइमल्टेनियस रिलेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि पिकिंग अप ए लाठी ही ब्रोक द हेड ऑफ हिज एनिमी ओपन। लाठी उठाकर उसने अपने दुश्मन की खोपड़ी फोड़ दी। तो एक तरफ लाठी का उठाना और दूसरी तरफ खोपड़ी फोड़ने की क्रिया, तो दोनों क्रियाएं लगभग जो हैं साइमल्टेनियस हैं। तो क्या हमको करना चाहिए? जब वाक्यों के सब्जेक्ट, ये देखना चाहिए कि वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है या नहीं। और दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि वर्ब में क्या साइमल्टेनियस रिलेशन है। अगर ऐसा है तो वर्ब ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, या ये भी कह सकते हैं वर्ब टेकिंग प्लेस फर्स्ट, verb taking place first is changed into
is changed into present participle. तो जो क्रिया पहले होती हो उस क्रिया को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आप जानते हैं, यानी वर्ब में क्या जोड़ेंगे हम? आईएनजी जोड़ेंगे। अब कुछ सेंटेंस लेकर के इसको क्लियर किया जाए कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं। एकदम 40 मिनट खत्म हो गए, थोड़ा सा जोड़ दो इसका। थोड़ा सा अभी आप लोग रुकेंगे, 40 मिनट खत्म हो गए हैं, उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा, ये पार्टिसिपल चैप्टर खत्म कर दिया जाए। का प्रयोग होता है। सारे लोग जुड़ गए हैं? ओके, सेंटेंस से क्लियर किया जाए। He was late. He was punished by the teacher. He was punished by the teacher. अब इसको अगर जो है जोड़ना हो तो देखा जाए कि जो है सब्जेक्ट कॉमन है और वर्क में साइमल्टेनियस रिलेशन है। एक तरफ उसका लेट होना और टीचर के द्वारा उसको पनिश किया जाना। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो जो क्रिया पहले होती हो उसके उस क्रिया को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो बीइंग लेट, he was punished by the teacher, right? दूसरा सेंटेंस में I removed my shoe. I removed my shoes. I entered the temple. I entered the room. दोनों सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है? कॉमन है। और कौन सी क्रिया पहले हो रही है? वर्ब में देखा जाए तो साइमल्टेनियस रिलेशन है। एक तरफ जूतों का उतारना और दूसरी तरफ कमरे में प्रवेश करना। तो वर्ब में साइमल्टेनियस रिलेशन भी है। इसको अगर कंबाइन करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा रिमूविंग। पहले क्रिया को किस में आप करें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। रिमूविंग माई शूज, आई एंटर्ड द रूम। ओके, तो जब वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन हो और वर्ब में साइमल्टेनियस रिलेशन हो तो ये समझ जाइएगा तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए जो वर्ब पहले होगी उसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे सेंटेंस को जो का तो। अब जरा यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान तो आप जानते ही हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिस भी वर्ब के आखिर में डी आए, ईडी आए, एन आए, टी आए या फिर ई एन आए तो समझ जाइएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन उसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि समटाइम्स V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब acts as an adjective। कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद ही एडजेक्टिव का काम करती है।
कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को इसको यूँ कर लो, इट क्वालिफाइज सम नाउन और प्रोनाउन। वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद ही एडजेक्टिव का काम करती है, यानी कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करती है। इन सच अ कंडीशन, in such a condition, V3 is placed before the noun or pronoun, it qualifies. ऐसी स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म को उस नाउन या प्रोनाउन के पहले रख देते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता इसके द्वारा प्रकट होती हो। एग्जाम्पल नहीं, अगर नोट कर लिए हो तो एग्जाम्पल लिए। आई हैव ए बुक, आई हैव अ बुक, द बुक इज टॉट, द बुक इज टॉट। अगर इसमें टॉट देखा जाए तो टीयर की थर्ड फॉर्म, क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रही है? तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि ये बुक को क्या कर रही है? नॉट क्वालिफाई कर रही है। तो सिंपली ये है कि आई हैव टॉट बुक, आई हैव टॉट बुक। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? चलिए, इसका मतलब एडजेक्टिव अभी पार्टिसिपल कल भी चलेगा। अगर आप लोग कहें तो कुछ और विशेष बातें पार्टिसिपल के बारे में कल चर्चा कर ली जाए, काफ़ी डीप में ले करके चला जाए। ओके, चलिए भाई, मैंने वायदा किया है कि लैंग्वेज के मास्टर आप लोग बनेंगे तो फिर पेशेंस के साथ जो है जितने भी सांप के जो हैं सबको बाहर निकाला जाए। क्यों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं। हाँ जी, हेलो, बेटा मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना लोग कहते हैं। और फिर मैं बता दूँ कि मैंने लैंग्वेज केवल 8वीं तक पढ़ी है। मैं तो अपने गुरुओं का जो है धन्यवाद देता हूँ, और कभी कभी उनका नाम जब आता है, ध्यान आता है, तो आँख में आंसू आ जाते हैं। वो सब समर्पित टीचर थे और अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर। तो मेरे पास जो कुछ भी उनसे लिया हुआ है, जो मैंने उनसे हासिल किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ उतना आप तक पहुँचाऊँ। ठीक, थैंक यू भैया।